प्रिय साथियों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत अभिनंदन। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। प्रौद्योगिकी ने कृषि को सुगम, उत्पादक और सुरक्षित बनाया है। नवीनतम और विशेषज्ञता से भरपूर उपकरणों, खाद्य संगठन की तकनीकी उपलब्धियों, बागवानी और पशुपालन के लिए प्रौद्योगिकी के अद्वितीय उपयोग ने कृषि को एक नया आयाम दिया है। आज ग्रामीण क्षेत्रों से लेकर शहरी क्षेत्रों तक तकनीकी उपकरण और अद्वितीय तकनीकें किसानों को उच्च उत्पादकता, समय और संसाधन की बचत के साथ सुरक्षित और निर्भर बनाने में मदद कर रही हैं। कृषि मशीनरी से लेकर स्वच्छ ऊर्जा तक तकनीकी उपकरणों ने बीज बोने, खेती, पानी प्रबंधन, कीटनाशकों का उपयोग और संश्लेषण, फसल संग्रहण, बचाव और प्रसंस्करण आदि क्षेत्रों में क्रांति ला दी है। ये तकनीकी उपकरण और नवाचार वास्तव में आवश्यक हैं क्योंकि जनसंख्या का वृद्धि करने के साथ साथ खाद्य सुरक्षा को भी सुनिश्चित करने की जरूरत है। जब हम उच्च उत्पादकता और सुरक्षित खेती विधियों का उपयोग करते हैं, तो हम समृद्ध खाद्य आपूर्ति का संरक्षण करते हैं और भूमि और पानी संसाधनों को सुरक्षित रखते हैं। आइए सुनते हैं अध्याय 8, नैनो उर्वरक, एक क्रांतिकारी उत्पाद। ये टेक्नोलॉजी का युग है। अवस्थी सदैव कहते रहे हैं कि टेक्नोलॉजी सबसे महत्वपूर्ण है। हम लोग अब डिसप्टिव टेक्नोलॉजी, विघटनकारी प्रौद्योगिकी की तरफ जा रहे हैं। विश्व व्यवस्था में हमारा स्थान क्या होगा, यह इस बात पर निर्भर है कि हम कितनी जल्दी और कितनी सफलता के साथ नई टेक्नोलॉजी अपनाते हैं। जिस तरह औद्योगिक क्रांति ने घोड़ों और हाथियों को परिवहन के साधनों से शोपीस में बदल दिया, उसी तरह आज इस्तेमाल की जाने वाली टेक्नोलॉजी कल पुरानी पड़ जाएगी और अभी जिनकी हम कल्पना ही कर पाते हैं वे व्यवहार में आ जाएंगी। अवस्थी का मानना रहा है कि हमें टेक्नोलॉजी के प्रति सदैव सजग रहना चाहिए। संस्था को भी, देश को भी, लीडर्स को भी, चाहे वे समाज का नेतृत्व कर रहे हो या कंपनी का नेतृत्व कर रहे हो। अगर हमें अपनी पृथ्वी को बचाना है तो हमें वर्तमान तकनीकी प्रतिमान को बदलना होगा। वे कहते हैं कि उर्वरक इफ्को की बुनियाद है, लेकिन उनका भी स्वरूप बदल जाएगा। हमारे पास नैनो उर्वरक होंगे। हमारे पास पोषक तत्व प्रबंधन के वैकल्पिक रूप मौजूद होंगे। हमने एक टीम गठित की है जो इस पर शोध कर रही है। 2017 में अवस्थी अमेरिका से एक छोटी छुट्टी बिताकर लौटे थे। आते ही उन्होंने अपनी टीम के कुछ सदस्यों से कहा कि वह नैनो उर्वरक लॉन्च करने के बारे में गंभीरता से सोच रहे हैं। इफ्को के विपणन निदेशक योगेंद्र कुमार बताते हैं, अवस्थी पारंपरिक रासायनिक उर्वरकों के हानिकारक प्रभावों के बारे में चिंतित थे। वे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर समस्त उर्वरक बिरादरी से इसका विकल्प खोजने की अपील कर रहे थे। इफ्को ने अपने प्रारंभिक प्रयासों में पानी में घुलनशील उर्वरकों, जैविक खाद और पौधों के पोषण से संबंधित ग्रोथ प्रमोटर्स बनाने की दिशा में कुछ ठोस कदम उठाए थे। इसलिए जैसे ही अवस्थी को नैनो उर्वरकों की संभावना के बारे में पता चला, उन्होंने इस दिशा में काम करना शुरू कर दिया। नैनो टेक्नोलॉजी में निवेश। अवस्थी पिछले कई वर्षों से उर्वरकों में नैनो टेक्नोलॉजी के उपयोग की संभावना को लेकर मंथन कर रहे थे। इस बीच जब उन्होंने एक पत्रिका में पढ़ा कि नैनो उर्वरकों पर शोध अब महत्वपूर्ण चरण में पहुंच गया है, तब वे इस बारे में गंभीर हो गए। उन्होंने अपनी टीम को नैनो उर्वरक पर काम कर रहे सबसे प्रतिष्ठित वैज्ञानिक के बारे में पता लगाने को कहा। अंततः इफ्को ने डॉक्टर जेसी तरफदार और उनकी टीम को नैनो उर्वरक पर काम करने के लिए चुना। जून 2018 में कलोल में इफ्को तरफदार नैनो फर्टिलाइजर लैब की स्थापना की। डॉक्टर तरफदार की टीम ने कई जैविक नैनो उर्वरक विकसित किए जैसे नैनो नाइट्रोजन, नैनो जिंक और नैनो फॉस्फोरस। लेकिन इन उर्वरकों के क्षेत्र परीक्षण के परिणाम मानदंडों के मुताबिक नहीं रहे। जून 2019 में इफ्को तरफदार नैनो फर्टिलाइजर लैब को बंद कर दिया गया। इस दौरान इफ्को की टीम डॉक्टर तरफदार के शोध छात्र रहे युवा वैज्ञानिक डॉक्टर रमेश रालिया के संपर्क में थी, जो अमेरिका के सेंट लुइस स्थित वाशिंगटन में नैनो उर्वरकों पर काम कर रहे थे। एक नई शुरुआत। वर्ष 2019 में इफ्को के संयुक्त प्रबंध निदेशक राकेश कपूर और विपणन वर्ष निदेशक योगेंद्र कुमार एक सेमिनार में भाग लेने के लिए सेंट लुइस गए थे। उस सेमिनार के वक्ताओं में डॉक्टर रालिया भी थे। योगेंद्र कुमार बताते हैं कि हम सेमिनार खत्म होने के बाद डॉक्टर रालिया से मिले। चूंकि हम फोन और व्हाट्सएप पर लगातार उनसे संपर्क में थे, इसलिए हम वक्त बर्बाद किए बिना मुद्दे पर आ गए। डॉक्टर रालिया ने उन्हें बताया कि उन्होंने अपने नैनो उर्वरकों के नमूने अपने गृह राज्य राजस्थान भेजे थे, जहां के किसान उनका उपयोग कर रहे थे। ये बहुत ही आशाजनक था। वे राकेश कपूर और योगेंद्र कुमार को अपनी प्रयोगशाला के लिए ले गए, जो अपने आप में बहुत प्रभावशाली थी। इसके बाद सोयाबीन और मक्के के खेतों पर किए परीक्षण को दिखाने के लिए डॉक्टर रालिया उन्हें लगभग 100 मील दूर एक फार्म पर ले गए। ये सब देखकर राकेश कपूर और योगेंद्र कुमार को लगा कि डॉक्टर
रालिया इफ्को के नैनो उर्वरक प्रोजेक्ट में एक महत्वपूर्ण कड़ी साबित हो सकते हैं। उन्होंने पूछा कि क्या वे अवस्थी से मिलने भारत आ सकते हैं। संयोग से वे अगले महीने भारत आने की योजना बना रहे थे। उन्होंने हाँ में जवाब दिया। ये बहुत ही सफल मुलाकात रही। अवस्थी ने उन्हें इफ्को में काम करने का प्रस्ताव दिया। उन्होंने डॉक्टर रालिया से कहा कि इफ्को उनकी सभी अपेक्षाओं को पूरा करेगा और भारत में एक विश्वस्तरीय अनुसंधान केंद्र स्थापित करने के लिए आवश्यक सभी सुविधाएं भी प्रदान करेगा। उन्होंने कहा कि इफ्को का हमेशा से यह प्रयास रहा है कि देश के किसानों को दुनिया की सर्वश्रेष्ठ तकनीक उपलब्ध कराई जाए। डॉक्टर रालिया ने जवाब दिया, अगर वास्तव में ऐसा है तो मैं निश्चित रूप से इफ्को के साथ काम करना चाहूंगा। डॉक्टर रालिया ने निर्णय लेने के लिए कुछ समय मांगा और अमेरिका लौट गए, लेकिन जल्द ही भारत वापस आकर उन्होंने जून 2019 में नव स्थापित इफ्को नैनो जैव अनुसंधान केंद्र में अपना शोध कार्य शुरू कर दिया। शुरुआत में नैनो जिंक का पहला नमूना विकसित किया गया और जल्द ही वे नैनो नाइट्रोजन, यूरिया और नैनो कॉपर भी ले आए। नवीन क्रांति का सूत्रपात। अनुसंधान केंद्र की स्थापना के मुश्किल से 3 महीने बाद अक्टूबर में इफ्को ने अपने नैनो उर्वरकों के पेटेंट के लिए आवेदन किया। बिना किसी शोर शराबे के इफ्को एक वैश्विक क्रांति का सूत्रपात कर रहा था। संयंत्र प्रबंधन की दुनिया में एक नए युग की प्रस्तावना लिखी जा रही थी। इस दिशा में इफ्को का अगला कदम क्षेत्र परीक्षण के बाद इसे मंजूरी के लिए सरकार के पास भेजना था। लेकिन चूंकि इफ्को ने इसका परीक्षण अपने ही खेतों में किया था, अतः कृषि विभाग ने इसे मंजूरी देने से इनकार कर दिया। उसका कहना था कि ये क्षेत्र परीक्षण पर्याप्त नहीं है। आपको किसानों के खेतों में, कृषि अनुसंधान संस्थानों में और विश्वविद्यालयों के वैज्ञानिकों की निगरानी में इसका परीक्षण करना होगा और फिर परिणामों के साथ हमारे पास आना होगा। अवस्थी ने कहा, ठीक है, हम राष्ट्रव्यापी क्षेत्र परीक्षण शुरू करेंगे। उन्होंने परीक्षण शुरू करने के लिए इफ्को की 52वीं जयंती 3 नवंबर 2019 का दिन चुना। इस समय तक इफ्को ने एक प्रायोगिक संयंत्र स्थापित कर लिया था, जो हर दिन 6000 बोतल नैनो नाइट्रोजन, यूरिया, नैनो जिंक और नैनो कॉपर का उत्पादन कर रहा था। अवस्थी ने तीनों उत्पादों के देशव्यापी क्षेत्र परीक्षण की वृहद योजना बनाई। उन्होंने कहा कि इसके उद्घाटन समारोह में देश के प्रत्येक राज्य से कम 2 किसान आने चाहिए और 11,000 स्थानों पर देश में एक साथ क्षेत्र परीक्षण शुरू किए जाएं। लंबा घुमावदार रास्ता। यह एक बहुत बड़ा काम था। सभी 11,000 स्थानों की डिजिटल मैपिंग की गई ताकि यदि मुख्य अतिथि या कोई अन्य गण्यमान्य व्यक्ति देश में किसी खास जगह का क्षेत्र परीक्षण देखना चाहे तो कलोल से ही उन्हें वो क्षेत्र परीक्षण दिखाया जा सके। अवस्थी के अन्य कार्यक्रमों की तरह यह एक बड़ा समारोह था। गुजरात के लगभग 2000 किसान इस कार्यक्रम को देखने के लिए उपस्थित थे। समारोह की एक खास बात यह थी कि देश के विभिन्न प्रदेशों से आए 55 चुनिंदा किसानों को सम्मानपूर्वक मंच पर बिठाया गया था। अवस्थी ने ट्वीट किया कि श्री डी.वी. सदानंद गौड़ा जी, केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री श्री मनसुख लाल मांडविया जी, रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री श्री पी.के. रूपाला जी, कृषि राज्य मंत्री द्वारा हमारी मात्र संयंत्र कलोल में इफ्को के नैनो प्रौद्योगिकी आधारित उत्पादों को लॉन्च करने की पूरी तैयारी कर ली गई है। इसके बाद कार्यक्रम में आए विशिष्ट अतिथियों और विभिन्न प्रदेशों से आए किसानों ने इफ्को की प्रयोगशाला और अन्य सुविधाएं देखी। वे बहुत प्रभावित हुए। प्रत्येक किसान को उपहार स्वरूप नैनो यूरिया, नैनो जिंक और नैनो कॉपर की एक बोतल दी गई। कार्यक्रम में जितने भी गण्यमान्य लोग आए थे सब नैनो उर्वरक से प्रभावित हुए। सदानंद गौड़ा ने कहा कि इससे परंपरागत यूरिया का प्रयोग समाप्त होगा और देश में पर्यावरण शुद्ध होगा। ये पेयजल, वायु और भूमि तीनों के लिए बहुत अच्छा होगा। सभी ने नैनो उर्वरक की सफलता के लिए शुभकामनाएं दी। पूरे देश में 11,000 स्थानों की 94 फसलों पर क्षेत्र परीक्षण किया गया। फिर अवस्थी ने यह निर्णय लिया कि किसानों के खेतों पर ही परीक्षण पर्याप्त नहीं है, इसलिए कृषि विज्ञान केंद्रों में, देश के सबसे प्रतिष्ठित कृषि विश्वविद्यालयों और आईसीआर के संस्थानों में भी परीक्षण करवाए गए। इस तरह के 20 में 43 फसलों पर परीक्षण किए गए। अवस्थी व्यक्तिगत रूप से इस प्रक्रिया से जुड़े थे। वे परीक्षणों की प्रगति पर साप्ताहिक रिपोर्ट लेने के साथ साथ जहां आवश्यक होता, उस क्षेत्र में लोगों से मिलने भी जाते थे। परीक्षण परिणाम बहुत उत्साहजनक रहे। फसलों की पैदावार में 8% तक की बढ़ोतरी हुई, तो दूसरी तरफ यूरिया की खपत भी आधी रह गई और अहम बात यह कि इसके उपयोग से फसल की गुणवत्ता काफी बेहतर रही। इन परीक्षणों ने इस आशंका को भी दूर कर दिया कि नैनो उर्वरक फसल और पर्यावरण को नुकसान पहुंचा सकते हैं। तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय में बहुत सारी नैनो परियोजनाएं चल रही थीं। इसने विषाक्तता की जांच के लिए इफ्को के नए उत्पादों का परीक्षण किया और पाया कि उनका मिट्टी के माइक्रोब्स या अन्य तत्वों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।
इस तरह नए उर्वरक बिल्कुल सुरक्षित पाए गए। OECD एक संस्था है जिसके अपने कुछ दिशा निर्देश हैं और कई विकसित देश इनका पालन करते हैं। नए उत्पाद उसके दिशा निर्देशों के अनुरूप पाए गए। OECD गाइडलाइंस का पालन करते हुए इफ्को के उत्पादों का परीक्षण किया गया और वे बिल्कुल ठीक निकले। 7 जुलाई 2020 को जैव प्रौद्योगिकी विभाग ने नैनो उत्पादों के लिए अपने दिशा निर्देश जारी किए। 3 नाइट्रोजन, यूरिया, नैनो जिंक और नैनो कॉपर का उन दिशा निर्देशों के अनुसार परीक्षण किया गया। अंततः सभी परीक्षण सफल पाए गए। अब इफ्को ने अपने उत्पादों के पंजीकरण के लिए कृषि मंत्रालय में आवेदन किया क्योंकि फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर में पंजीकरण के बाद ही कोई उर्वरक बाजार में बिक सकता है। इसके लिए कृषि मंत्रालय एक कमेटी बनाता है जिसे CFC कहते हैं। सभी परीक्षणों की रिपोर्ट इस कमेटी के समक्ष रखी जाती है। कमेटी सदस्य संस्था के प्रतिनिधियों से सवाल पूछते हैं, जब वे संतुष्ट होते हैं तभी अपनी संस्तुति देते हैं। CFC की अध्यक्षता भारत सरकार के कृषि आयुक्त करते हैं। CFC की लगातार कई बैठकें हुई। उसके सभी सदस्य इस पक्ष में थे कि कृषि विश्वविद्यालयों और ICAR के संस्थानों से मिले परिणामों के आधार पर इन तीनों उत्पादों का पंजीकरण जा सकता है। CFC के चेयरमैन ने कहा कि गुणवत्ता के हिसाब से तीनों उत्पाद बहुत अच्छे हैं, लेकिन ये स्पष्ट नहीं है कि जैव प्रौद्योगिकी विभाग के दिशा निर्देशों के हिसाब से इनका परीक्षण किया गया है, इसलिए ये सारा मामला जैव प्रौद्योगिकी विभाग को सौंपा जाए। वो इनका मूल्यांकन करे। जब उसका अनुमोदन मिल जाएगा तब CFC इस पर विचार करेगी। जैव प्रौद्योगिकी विभाग के दिशा निर्देशों के अनुसार ही इफ्को उत्पादों का परीक्षण किया गया था। CFC को जो दस्तावेज प्रस्तुत किया गया वो 10,000 पृष्ठों में था। उसमें सभी प्रकार के टॉक्सिसिटी परीक्षणों के परिणाम थे। मधुमक्खियों पर क्या असर होगा, मछलियों पर क्या असर होगा, मुर्गियों पर क्या असर होगा, विभिन्न वर्ग के जीवों पर इनका क्या असर होगा, इन जीवों की विभिन्न श्रेणियों पर पड़ने वाले उनके प्रभाव सहित सभी प्रकार के विषाक्तता परीक्षणों के परिणाम शामिल थे। फिर भी जैव प्रौद्योगिकी विभाग के वैज्ञानिकों ने एक बार फिर सारे परीक्षण किए। कई बैठकें हुई और सवालों जवाबों का एक लंबा सिलसिला चला। अंत में उन्होंने कहा कि ये उत्पाद ठीक हैं, लेकिन CFC ने नैनो यूरिया तरल के रूप में केवल नैनो नाइट्रोजन को मंजूरी दी और नैनो जिंक और नैनो कॉपर की मंजूरी रोक ली। उस वक्त लखनऊ स्थित इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टॉक्सिकोलॉजी रिसर्च के निदेशक डॉक्टर SK बारिक को विशेष रूप से इस मुद्दे पर अपनी राय देने के लिए CFC में बुलाया गया था। उनका कहना था कि जिंक और कॉपर में लंबे समय तक विषाक्तता की समस्या रहती है, इसलिए उन्हें लंबे समय तक परीक्षण के बिना मंजूरी नहीं दी जा सकती है। उनकी इस राय के आधार पर नैनो जिंक और नैनो कॉपर के लिए मंजूरी रोक दी गई। ये हतोत्साहित करने वाली स्थिति थी, लेकिन अवस्थी ने अपनी टीम का मनोबल गिरने नहीं दिया। उन्होंने कहा कि क्षेत्र परीक्षण का काम रुकना नहीं चाहिए। फिर और भी कई विश्वविद्यालय इस काम से जुड़ गए। अवस्थी कहते हैं, हमने डॉक्टर बारिक के साथ चर्चा की और उन्हें बताया कि हमने 2 साल का परीक्षण पूरा कर लिया है, लेकिन उनका कहना था कि आपकी संस्था को 1 वर्ष और ये परीक्षण चलाने होंगे। उसके बाद हम आपके उत्पादों का परीक्षण कर उन्हें मंजूरी देंगे। इससे इफ्को को उम्मीद बंदी की जल्द नैनो जिंक और नैनो कॉपर का भी लॉन्च हो सकेगा। फरवरी 2021 में भारत सरकार ने इफ्को नैनो यूरिया तरल के उपयोग को मंजूरी दे दी और इसे FCO में शामिल कर लिया गया। 31 मई 2021 का दिन था जब इफ्को की 50वीं वार्षिक आम बैठक के दौरान अवस्थी ने इफ्को नैनो यूरिया तरल के वाणिज्यिक उत्पादन और बिक्री की घोषणा की। इफ्को के लिए वह ऐतिहासिक पल था जब नैनो यूरिया तरल की एक बोतल अपने हाथों में उठाते हुए अवस्थी ने कहा, हम पूरी दुनिया के किसानों के लिए इफ्को द्वारा उत्पादित विश्व का पहला नैनो यूरिया पेश कर रहे हैं। कुछ समय बाद यह महसूस किया गया कि इस नैनो यूरिया की कुछ सीमाएं हैं, इसलिए NBRC और दक्षिण भारत स्थित एक वैज्ञानिक शोध संगठन के संयुक्त प्रयास से एक नए प्रकार का नैनो यूरिया विकसित किया गया है। यह उत्पाद लंबे समय तक चलने वाला है और मिट्टी की सेहत के लिए भी अच्छा है। इस नए नैनो यूरिया उत्पाद का पेटेंट भी फाइल किया गया है, जिसमें अवस्थी का नाम भी शामिल है। इफ्को नैनो बायो रिसर्च सेंटर डॉक्टर लक्ष्मण के नैनो उद्यम के संयुक्त प्रयासों से इफ्को नैनो यूरिया तरल स्थिरता और गुणवत्ता की दृष्टि से अब पहले से और बेहतर हो गया है। ये हतोत्साहित करने वाली स्थिति थी, लेकिन अवस्थी ने अपनी टीम का मनोबल गिरने नहीं दिया। उन्होंने कहा कि क्षेत्र परीक्षण का काम रुकना नहीं चाहिए। फिर और भी कई विश्वविद्यालय इस काम से जुड़ गए। अवस्थी कहते हैं, हमने डॉक्टर बारिक के साथ चर्चा की और उन्हें बताया कि हमने 2 साल का परीक्षण पूरा कर लिया है, लेकिन उनका कहना था कि आपकी संस्था को 1 वर्ष और ये परीक्षण चलाने होंगे। उसके बाद हम आपके उत्पादों का परीक्षण कर
नैनो उर्वरकों की अब तक की विकास यात्रा में अनेक उतार चढ़ाव आए, कई कठिनाइयां आई, पर अवस्थी ने अपनी टीम के हौसले को सदा बनाए रखा। अवस्थी कहते हैं, हमने इस बीच कुछ वरिष्ठ वैज्ञानिकों को खो दिया, लेकिन हमारे प्रयास जारी रहे। उनके पास हमेशा संकट से निपटने के लिए कोई न कोई विकल्प रहता है, जिसके कारण वे आसानी से समस्या का समाधान कर लेते हैं। नैनो उर्वरकों के विकास के दौरान सहयोग और समर्थन देने के लिए अवस्थी इफ्को के अध्यक्ष और निदेशक मंडल के अलावा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण सह रसायन और उर्वरक मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया को धन्यवाद देते हैं। नैनो यूरिया का निर्माण अत्याधुनिक सुविधाओं के बीच किया जाता है और संयंत्र की क्षमता को देखते हुए प्रतिदिन 1.5 लाख बोतल तैयार करने का लक्ष्य है। नैनो यूरिया तरल के निर्माण से जुड़ी पूरी प्रक्रिया स्वचालित है। नैनो यूरिया की बोतलों से भरे डिब्बों को ट्रकों पर लादने के समय ही इसमें इंसानों की भूमिका शुरू होती है। नैनो यूरिया कैसे काम करता है? नैनो यूरिया साधारण यूरिया के प्रयोग से उत्पन्न समस्याओं का पर्यावरण हितैषी समाधान प्रस्तुत करता है। खेतों में हम जो साधारण यूरिया डालते हैं, पौधे उसका 30% ही अवशोषित कर पाते हैं। बचा हुआ 70% यूरिया हमारे पर्यावरण को कई तरह से नुकसान पहुंचाता है। यह नाइट्रस ऑक्साइड के रूप में हवा में मिल जाता है। यह एक ग्रीनहाउस गैस है, इससे ग्लोबल वार्मिंग होती है और जलवायु में परिवर्तन आते हैं। फिर अमोनिया का उत्सर्जन होता है, जो वातावरण में नॉक्स की मात्रा बढ़ाता है और वायु प्रदूषित करता है। मिट्टी में जो यूरिया बचा रह जाता है, वह मिट्टी की पीएच वैल्यू प्रभावित करता है, जिसके कारण पौधे अन्य पोषक तत्वों को अवशोषित नहीं कर पाते। ये हमारे पानी को भी दूषित करता है। हम नहरों या जलकूपों से सिंचाई करते हैं। खेतों में बचा यूरिया नहरों और भूमिगत जल में नाइट्रेट की मात्रा बढ़ा देता है। यूरिया का निक्षालन लीचिंग भी होता है, जिससे भूमिगत जल दूषित होता है। नैनो यूरिया को पौधे लगभग 86% अवशोषित कर लेते हैं। प्रभाव के लिहाज से नैनो यूरिया की 500 मिलीलीटर की एक बोतल साधारण यूरिया की 45 किलोग्राम की एक बोरी के बराबर होती है। साधारण यूरिया में 46% नाइट्रोजन होता है। हम आमतौर पर 1 एकड़ में 2 बोरी साधारण यूरिया डालते हैं। मतलब 1 एकड़ में हम 41.4 किलोग्राम 90 किलोग्राम का 46% नाइट्रोजन डालते हैं। पौधे इसका 30 से 40% ही अवशोषित कर पाते हैं, इसलिए 1 एकड़ में लगभग 16 से 28 किलोग्राम नाइट्रोजन बेकार रह जाता है। वैज्ञानिक कहते हैं कि नैनो यूरिया की 500 मिलीलीटर की बोतल में 20 ग्राम नाइट्रोजन होता है। यदि हम 1 एकड़ में 2 बोतल नैनो यूरिया डालते हैं और यह मानते हैं कि पौधे उनका 86% नाइट्रोजन अवशोषित कर लेते हैं, तो 1 एकड़ भूमि में बचा हुआ नाइट्रोजन मुश्किल से 5 से 6 ग्राम होता है, जो न के बराबर है। इसलिए हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि नैनो यूरिया साधारण यूरिया के हानिकारक प्रभावों को लगभग पूरी तरह समाप्त कर देता है। किफायती बनाने की चुनौती। जब नैनो यूरिया तरल बनकर तैयार हो गया, तब अवस्थी ने डॉक्टर रालिया से पूछा, आपके अनुसार आपके द्वारा तैयार इस नैनो उर्वरक की कीमत क्या होनी चाहिए? सर, अमेरिका में इसकी कीमत हजारों डॉलर होगी। अवस्थी ने इसकी उत्पादन लागत देखकर कहा, इसकी कीमत 240 रुपये रखिए। सोच विचार के बाद अंततः उन्होंने इसकी कीमत 225 रुपये तय कर दी। नैनो यूरिया की एक बोतल 500 मिलीलीटर की होती है। यदि साधारण उर्वरकों के बदले केवल नैनो उर्वरकों का उत्पादन किया जाए तो परिवहन और भंडारण में देश का बेशुमार पैसा बचेगा। दूसरा बड़ा फायदा सब्सिडी में बचत है। नैनो यूरिया की 500 मिलीलीटर की एक बोतल 225 रुपये में आती है, जबकि 45 किलोग्राम के साधारण यूरिया की एक बोरी लगभग 2000 रुपये की सरकारी सब्सिडी के साथ 268 रुपये में आती है। इस तरह साधारण यूरिया की 45 किलोग्राम की एक बोरी की वास्तविक कीमत 2268 रुपये हुई। हमारे देश में उर्वरकों पर सरकार की कुल सब्सिडी हर साल लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपये है। योगेंद्र कुमार कहते हैं कि इस प्रकार यदि पूरा देश नैनो उर्वरकों की ओर रुख करता है तो उत्पादन बढ़ेगा, उपज की गुणवत्ता बेहतर होगी और हमारी मिट्टी, पानी या हवा को कोई नुकसान नहीं होगा। इसलिए नैनो उर्वरकों को क्रांति कहा जा रहा है। इनसे पौधों के पोषक तत्व प्रबंधन में एक नए युग की शुरुआत हो रही है। नैनो यूरिया को लेकर 13 दिसंबर 2022 को लोकसभा में पूछे गए सवाल के जवाब में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने इफ्को के सहयोग से 2 जलवायु वाले मौसमों रबी एवं खरीफ में इफ्को द्वारा बनाई गई नैनो यूरिया का सस्य विज्ञान यानी एग्रोनॉमिक मूल्यांकन किया है। नैनो यूरिया से किसानों की बचत होगी। नाइट्रोजन की अनुशंसित प्रारंभिक खुराक बेसल डोज के साथ टॉप ड्रेसिंग के रूप में नैनो यूरिया के 2 छिड़काव स्प्रे से उपज बढ़ी है।
विभिन्न फसलों में 3 से 8% तक की पैदावार का लाभ हुआ और 25 से 50% की यूरिया बचत हुई। नैनो उर्वरकों के अन्य लाभ इसके भंडारण और परिवहन में निहित हैं। इसे हम सामान्य गणित के जरिए समझ सकते हैं। मसलन, जहां हम सामान्य यूरिया की 45 किलोग्राम की बोरी का प्रयोग करते थे, वहां अब नैनो यूरिया की 500 मिली की एक बोतल से काम चल जाएगा। देश में उर्वरकों की कुल खपत लगभग 61.4 मिलियन टन प्रति वर्ष है। इसका मतलब है कि 61.4 मिलियन टन सामान्य उर्वरकों के स्थान पर नैनो उर्वरकों का प्रयोग किया जा सकता है। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह कहते हैं, पूरी दुनिया में सबसे पहले इफ्को ने नैनो यूरिया बनाया, ये भारत के लिए गौरव की बात है। पिछले 4 साल से मैं अवस्थी के संपर्क में हूं और इनकी 4 से 5 साल की मेहनत रंग लाई है। बहुत मेहनत के बाद इसको अंजाम तक पहुंचाया है। अवस्थी जी ने इस प्रोजेक्ट के पीछे बहुत मेहनत की है, मैं जानता हूं। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने देवघर में नैनो यूरिया तरल के शिलान्यास के अवसर पर अपने वक्तव्य में ये बात कही। किसानों के लिए वरदान। केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक सह स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख लाल मांडविया ने एक ट्वीट में कहा, नैनो यूरिया के बाद सरकार ने अब नैनो डीएपी को मंजूरी दे दी है। उन्होंने इसे उर्वरक के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हासिल करने की दिशा में उठाया गया कदम बताते हुए कहा कि इससे किसानों को फायदा होगा। नैनो उर्वरक को लेकर किसानों की शुरुआती प्रतिक्रिया बहुत सकारात्मक रही है, जो इफ्को के लिए बहुत उत्साहजनक है। दक्षिण में कर्नाटक और आंध्र प्रदेश से लेकर उत्तर में जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश तक, पूर्व में असम, बिहार, पश्चिम बंगाल और ओडिशा से लेकर पश्चिम में महाराष्ट्र और गुजरात तक पूरे भारत के किसानों को इस नए उर्वरक के प्रयोग द्वारा बहुत अच्छी पैदावार मिली है। इन किसानों ने अपनी जमीन के छोटे हिस्से पर नैनो उर्वरकों का प्रयोग किया, जिसमें उन्हें 6% से 35% तक अधिक उपज मिली और इसके कारण उन्हें अच्छा मुनाफा भी हुआ। उनके गांवों के अन्य किसान परंपरागत उर्वरकों के स्थान पर नैनो उर्वरक का उपयोग करने से हिचक रहे थे, वे भी अब नैनो उर्वरकों की ओर रुख कर रहे हैं। उदाहरण के लिए, बेंगलुरु के पास चनेनहल्ली गांव के एक किसान चनन गोवदा ने अपने 15 एकड़ के खेत में नैनो यूरिया का इस्तेमाल किया, जिससे उन्हें 35% अधिक मक्के की फसल मिली। उनके मुनाफे में 25,000 रुपये की वृद्धि हुई। उनको देखकर उनके गांव के 30 अन्य किसानों ने भी नैनो यूरिया का प्रयोग करना शुरू कर दिया है। नैनो टेक्नोलॉजी का भविष्य। अवस्थी कहते हैं, क्रांति तब आती है जब हमारे तौर तरीकों में अप्रत्याशित बदलाव आता है। जो आप वर्तमान में कर रहे हैं उसमें आमूलचूल परिवर्तन आ जाता है। अपनी बात पर जोर देते हुए वे हरित क्रांति का उदाहरण देते हैं। भारत पहले खाद्य पदार्थों का आयात करता था, लेकिन अब इनका निर्यात भी करता है। उनका कहना है, नैनो प्रौद्योगिकी उर्वरकों के क्षेत्र में क्रांति सिद्ध होगी। ये भारत को कई तरह मदद पहुंचाएगी। आज हम उर्वरकों और कृषि रसायनों पर काम कर रहे हैं, लेकिन भविष्य में इनका उपयोग खाद्य पैकेजिंग, न्यूट्रास्यूटिकल्स, फार्मास्यूटिकल्स, सेंसर, रक्षा प्रौद्योगिकियों, अंतरिक्ष क्षेत्र और कई अन्य क्षेत्रों में किया जा सकता है। इसका मतलब ये है कि भविष्य में इफ्को उर्वरकों या कृषि क्षेत्र तक सीमित नहीं रहेगा। इफ्को को अपने उत्पाद पर गर्व है। इफ्को की उत्पादन इकाई पूरी दुनिया में अकेली ऐसी इकाई है जो इतने बड़े पैमाने पर नैनो सामग्री का निर्माण कर रही है। यहां प्रतिदिन 1.5 लाख बोतलों का उत्पादन किया जा रहा है। इसमें निरंतर गुणवत्ता के साथ नैनो सामग्री का निर्माण करने की क्षमता है। ऐसा अब तक विश्व की किसी और कंपनी ने नहीं किया है। अन्य कंपनियां बहुत बड़ी हो सकती हैं या वैश्विक स्तर पर उनका अलग प्रभाव हो सकता है, लेकिन उन्हें इफ्को की सर्वांगीण क्षमता का मुकाबला करने के लिए कड़ी मशक्कत करनी होगी। इफ्को ने अपनी आंवला और फूलपुर इकाई में भी नैनो यूरिया तरल का संयंत्र स्थापित किया है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण सह रसायन और उर्वरक मंत्री डॉक्टर मनसुख लाल मांडविया ने 12 फरवरी 2023 को इन संयंत्रों का उद्घाटन किया। दोनों इकाइयों को मिलाकर प्रति वर्ष 12 करोड़ बोतल नैनो यूरिया तरल का उत्पादन होगा। किसानों की अपनी तकनीक। साधारण रवेदार यूरिया बनाने के लिए भारतीय उर्वरक उद्योग आज भी विदेशी तकनीक पर निर्भर है, लेकिन नैनो यूरिया स्वदेशी शोध से बना उत्पाद है। अवस्थी कहते हैं, पारंपरिक यूरिया हम जर्मन टेक्नोलॉजी से बनाते हैं, लेकिन नैनो यूरिया हम अपनी टेक्नोलॉजी से बनाते हैं। इफ्को किसानों की संस्था है, इसलिए ये देश के किसानों की टेक्नोलॉजी है। किसान अपनी टेक्नोलॉजी से अपने लिए खाद बना रहे हैं। इफ्को ने अब तक भारत में 7 पेटेंट और 5 अंतर्राष्ट्रीय पेटेंट फाइल किए हैं। इतने कम समय में ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। इफ्को ने नैनो हैंड सैनिटाइजर, नैनो जिंक, नैनो कॉपर, नैनो बोरोन, नैनो सल्फर और नैनो डीएपी विकसित किया है।
कुमार बताते हैं कि हम एक बहु पोषक तत्व मिश्रण और जैविक नैनो उर्वरक विकसित करने जा रहे हैं। हमारे पास सागरिका नाम का एक और उत्पाद है। कुछ अन्य नैनो फॉर्मुलेशन विकसित करने के लिए हम सागरिका का उपयोग करेंगे। अवस्थी इफ्को के सभी कृषि उत्पादों को नैनो आधारित उत्पाद में बदलने की योजना बना रहे हैं। इफ्को के विपणन निदेशक कहते हैं, कई और नैनो उत्पाद हैं जिन पर हमारे वैज्ञानिक शोध कर रहे हैं। उद्धरण, आगे का रास्ता। इफ्को नैनो उर्वरक आत्मनिर्भर भारत और आत्मनिर्भर कृषि की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम है। यूरिया और अन्य नैनो उर्वरकों को व्यापक रूप से अपनाने से किसानों को फायदा होगा और इससे के सतत विकास लक्ष्यों (SDG) को पूरा करने में मदद मिलेगी। इफ्को पर्यावरण अनुकूल और सतत कृषि के लिए नैनो उर्वरकों की विस्तृत श्रृंखला ला रहा है, जिसमें नैनो DAP, नैनो NPK, नैनो जिंक, नैनो कॉपर, नैनो बोरान, नैनो सल्फर आदि शामिल हैं। नैनो यूरिया तरल की सफलता ने नैनो उर्वरकों के क्षेत्र में आगे बढ़ने की अवस्थी की भूख को और बढ़ा दिया। परिणामस्वरूप उनके मार्गदर्शन में इफ्को के वैज्ञानिकों ने नैनो DAP भी सफलतापूर्वक विकसित कर ली, जो पारंपरिक फॉस्फेटिक उर्वरकों की तुलना में फसलों की फास्फोरस पोषण आवश्यकताओं को बेहतर ढंग से पूरा करता है। पौधे के अंदर परंपरागत फॉस्फेटिक उर्वरकों का 20% ही अवशोषित हो पाता है, जिससे न केवल संसाधनों की बर्बादी होती है बल्कि मिट्टी, जल और वायु भी प्रदूषित होती है। अवस्थी कहते हैं, मैंने इस मुद्दे पर गहराई से विचार किया, इफ्को के वैज्ञानिकों के साथ इस पर चर्चा की और उन्हें विकल्पों की तलाश करने और हमारे नैनो DAP में अधिकतम पोषक तत्व शामिल करने का निर्देश दिया। नैनो यूरिया की विकास यात्रा के अपने अनुभव और सीख का इस्तेमाल करते हुए हमने अधिकतम स्पष्ट नैनो क्लस्टर तैयार करने के लिए NVPL कोयम्बटूर के डॉक्टर A लक्ष्मण से संपर्क किया। देश भर के विभिन्न कृषि जलवायु क्षेत्रों में विभिन्न फसलों पर हुए इसके क्षेत्र परीक्षणों के परिणाम बहुत अच्छे आए हैं। इफ्को नैनो DAP की बोतल परंपरागत DAP की एक बोरी से कहीं अधिक असरदार है। यह अंतर्राष्ट्रीय और जैव प्रौद्योगिकी विभाग के दिशा निर्देशों के अनुसार सभी जैव प्रभावकारिता, जैव सुरक्षा और जैव विषाक्तता मानदंडों को भी पूरा करता है। नैनो DAP के इस्तेमाल से फसल की पैदावार में 6 से 7% की वृद्धि होने का अनुमान है। अवस्थी प्रसन्नतापूर्वक कहते हैं, हमने नैनो DAP के क्षेत्र परीक्षणों के परिणाम कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार को 22 मार्च 2022 को सौंप दिए थे। भारत सरकार की केंद्रीय उर्वरक समिति CFC की लगातार बैठकों के पश्चात 2 मार्च 2023 को नैनो DAP को उर्वरक नियंत्रण आदेश में शामिल कर लिया गया। नैनो DAP का वाणिज्यिक उत्पादन इफ्को NVPL कोयम्बटूर में शुरू हुआ। इफ्को कलोल इकाई में उत्पादन बहुत जल्द शुरू होने वाला है। आने वाले समय में पारादीप और कांडला इकाइयों में भी इसका उत्पादन शुरू होगा। वर्ष 2024 से 25 तक इफ्को नैनो DAP की 17 से 22 करोड़ बोतलों के उत्पादन की योजना है। अवस्थी कहते हैं, नैनो NPK 888, नैनो सल्फर, नैनो जिंक और नैनो कॉपर के विकास का काम भी अंतिम चरण में है और मेरा ख्याल है कि नैनो उर्वरकों के माध्यम से किसानों को संपूर्ण फसल पोषण समाधान उपलब्ध कराने का कार्य इफ्को द्वारा जल्द ही पूरा कर लिया जाएगा। इस घटनाक्रम की सराहना करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 मार्च 2023 को ट्वीट किया, ये हमारे किसानों के जीवन में दीर्घकालिक अंतर लाने के हमारे विभिन्न प्रयासों का एक हिस्सा है। भविष्य की नई संभावनाएं। अवस्थी एक ऐसे भविष्य की कल्पना करते हैं जहां इफ्को भारत में रक्षा अवर उद्योग में योगदान दे सकता है, इसरो के साथ मिलकर काम कर सकता है और दवाओं के विकास में अपना योगदान दे सकता है। आज इसरो, नासा, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी और रूसी अंतरिक्ष एजेंसी सभी मिलकर अंतरिक्ष में पौधे उगाने पर काम कर रहे हैं। इफ्को के वैज्ञानिक डॉक्टर तरुणेंदु कहते हैं, आज इफ्को के पास भी वैसे पोषक तत्वों को विकसित करने की क्षमता है जिनसे अंतरिक्ष में पौधे उगाए जा सके। नैनो टेक्नोलॉजी की कोई सीमा नहीं है। जो कुछ भी संभव है वो सब विकसित करने के लिए इफ्को कटिबद्ध है। डॉक्टर अवस्थी हमारे पीछे अपनी पूरी शक्ति व क्षमता के साथ खड़े हैं। वे कभी भी किसी विचार या विकल्प को खारिज नहीं करते। अवस्थी के बारे में उनके विचार हैं, वे एक असाधारण श्रोता हैं। वे लोगों को आगे बढ़ाते हैं, अपने दूरदर्शी विचारों को दूसरों के साथ साझा करते हैं और लोगों की हौसला अफजाई करते हैं। वे कभी भी आपके कार्यक्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं करते। वे अपना एजेंडा आप पर नहीं थोपते। उनकी अपनी दृष्टि, अपना नजरिया अवश्य है, लेकिन वे विशेषज्ञों की राय को सर्वोपरि रखते हैं। अवस्थी ने कलोल इकाई में अनुसंधान और विकास से संबंधित जो टीम बनाई है, वो आने वाले वर्षों में विभिन्न क्षेत्रों में अपना योगदान देगी। इसमें वक्त लग सकता है, लेकिन आने वाले समय में विभिन्न क्षेत्रों के लोग इस इकाई की स्थापना के लिए अवस्थी को याद करेंगे। प्रिय साथियों,
नैनो उर्वरक नवीनतम तकनीकी उन्नति है जो कृषि क्षेत्र में अद्वितीय बदलाव ला रही है और हमारी खेती को सुगम, उत्पादक और समृद्ध बना रही है। नैनो उर्वरक, जो अत्यंत छोटी आकार वाले रासायनिक तत्व होते हैं, वनस्पति ग्रोथ प्रोसेस पर सीधा प्रभाव डालते हैं। ये उर्वरक खेती के सभी पहलुओं में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं, जैसे कि बीज संवर्धन, जीवाश्म विघटन, पोषण और प्रतिरक्षा प्रणाली को सुदृढ़ करना। नैनो उर्वरक कृषि के लिए क्रांतिकारी है क्योंकि इसके छोटे आकार के कारण ये उर्वरक वनस्पतियों के भीतर त्वरित रूप से प्रवेश करते हैं और सीधे संरचनात्मक स्तर पर कार्य करते हैं। इससे परिणामस्वरूप प्रदर्शन में सुधार होता है, जिससे उत्पादन में वृद्धि होती है और फसलों की प्रतिफलता बढ़ती है। नैनो उर्वरक कृषि की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि ये उर्वरक प्राकृतिक तरीके से खेती में उपयोग होते हैं और पर्यावरण को कम नुकसान पहुंचाते हैं। इनका उपयोग करने से अनावश्यक कीटनाशकों और रसायनों की आवश्यकता कम होती है, जिससे प्राकृतिक उपज बढ़ती है और जल और भूमि संसाधनों का उपयोग कम होता है। नैनो उर्वरक कृषि उदाहरणों में पहले से ही काम कर रही है। इन तकनीकों को उच्चतम गुणवत्ता और अनुकूलता के साथ बढ़ावा देने की आवश्यकता है। हमें किसानों को नैनो उर्वरक के उपयोग के बारे में जागरूक करना चाहिए और उन्हें प्रशिक्षित करने के लिए अधिक संसाधन प्रदान करने की जरूरत है। सरकारों, वैज्ञानिक संस्थानों और खेती संगठनों के सहयोग से हम नैनो उर्वरक कृषि में एक क्रांति ला सकते हैं। चलिए, हम सभी मिलकर नैनो उर्वरक कृषि की प्रगति में योगदान दें और खेती को और उत्पादक बनाएं। ये हमारे खाद्य सुरक्षा, पर्यावरण संरक्षण और समृद्धीकरण के लक्ष्यों की प्राप्ति में मदद करेगा। लेते हैं आपसे विदा और मिलते हैं एक नए अध्याय में। धन्यवाद।